माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, ऑल वेल, सब मजे में है ना। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। ये चैप्टर नंबर 8 जो हमारा अभी चल रहा है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सबसे पहले मैक्सवेल थियरी एक्सप्लेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। उसमें यह बताया कि जैसे if current is passing through the conducting wire, it will produce the magnetic field around it. Then after, due to the electromagnetic induction, if there is some change in the magnetic field, then it will produce the electromagnetic induction and EMF is producing in a coil. So as such, there is a question that reverse is possible. That means what? If you change the electric field, then is there any possibility that magnetic field gets produced? If it is so, then the answer is yes. The reason is that changing electric field also produces the magnetic field, and on the basis of all this one, Maxwell explained the wave theory related to the electromagnetic waves. Only theoretical aspect explained by Maxwell. Maxwell ने ये सब कुछ theoretical explain किया था। 4 pillars बनाए थे: Gauss law for the electric field, Gauss law for the magnetic field, then Faraday's law, then Ampere's law, right? Okay. Ampere's law में करेक्शन कर दिया, उसका बना दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। कंडक्शन आईसी करंट के साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी डाल दिया, राइट? ये सब कुछ हमारा लास्ट ईयर था। बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इनोवेटिव बात बताई थी उन लोग मैक्सवेल ने वो टाइम के ऊपर। अभी वो जो बता दिया था उसके 22-32 साल लगे उसको थियोरिटी से एक्सपेरिमेंट में। हर्ट्ज वाज द साइंटिस्ट जिसने बताया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एक बात बहुत क्लियर है, इफ देयर इज अ स्टेशनरी चार्ज, इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड, इफ द चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली मैग्नेटिक फील्ड। बट इफ द चार्ज इज मूविंग विथ द एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता, तो वो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। आई बात समझ में? बस यही चीज को हर्ट्ज ने समझाया। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप नहीं समझाया था, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको समझना है तो हम लोग उसको पिक्चराइज कर सकते हैं कि कैसे समझाया था हर्ट्ज ने। सो जरूरत नहीं है, बिल्कुल एट ऑल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आए इसके लिए। सपोज ये हमारे पास इंडक्शन कॉइल है। इंडक्शन कॉइल का मतलब बहुत हायर वोल्टेज जनरेट कर सके ऐसी कोई कॉइल है। उसके साथ में 2 कंडक्टिंग रॉड्स लगा दिए हैं, उसके ऊपर एक स्फीयर, ऐसा एक रॉड नीचे भी है जिसके साथ में भी एक स्फीयर लगा दिया है। ओके, दिस इज द इनपुट, राइट माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज नथिंग बट अ गैप, स्पार्क गैप एस। स्पार्क गैप क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। दिस इज द स्फीयर Q1 एंड दिस इज द स्फीयर Q2। अभी पूरे एक्सपेरिमेंट में होता क्या है बच्चों, एक ही बात होती है क्या? सो बात ये होती है बच्चों की, अगर ये स्फीयर एक टर्मिनल अगर ये माइनस हुआ तो वो टाइम के ऊपर ये प्लस होता है। देन द चार्ज इज पासिंग थ्रू दिस गैप। जैसे हवा के अंदर जैसे 2 वायर्स लटके हुए हैं, ऐसे 2 वायर। अगर हवा चलती है तो क्या होता है, वो थोड़ा मतलब एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। देन देयर इज अ स्पार्किंग, वो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत स्पार्किंग होता है, बस वही स्पार्किंग यहां पर होता है। मतलब क्या होता है, द चार्ज गेट पासिंग थ्रू दिस गैप, वो गैप में से चार्ज पास होने का ट्राई करता है, और वही जो स्पार्किंग होता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में देखा जाता है। दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द हर्ट्ज। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और समझ में कुछ और आ गया। वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझना नहीं चाहते थे, उसको तो कुछ ऐसा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझना था, और वो कुछ और मिल गया। लेकिन बात यहां पे नहीं अटकी और आगे चलती रही। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या मिलती गई उन लोगों को? तो इंफॉर्मेशन ये मिली कि यहां से जो रेडिएशन बाहर निकलता है उसमें ये जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस हो सके उतनी फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन बाहर निकलता है। बस वही चीज यहां पर भी उन लोगों ने समझाई। ये 2 मतलब रॉड होता है ना, कंडक्टिंग वायर, मेटल के बने हुए,
these two rods are working like a magnet, and these two are nothing but that means inductor, not magnet, sorry. This M and N rod are working like a inductors. इंडक्टर का मतलब जैसे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. दिस Q1 and Q2 आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो ये जो वायर, जो रॉड है, उसका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना. ये दो स्फीयर्स है, उसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना. हमारे टेक्स्ट बुक में ये नहीं समझाया है, इसीलिए मैंने थोड़ा हाईलाइट आपको दे दिया ताकि आपके दिमाग में बन सके कि कैसे काम हो रहा है. अभी उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस की, उतना फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन मिल सकता है. सपोज हमारे पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स है. वैसे तो 7 कलर्स है, लेकिन वैसे कॉम्बिनेशन बहुत सारा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हो 10 to the power 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है प्यारे बच्चों. अभी इसका मतलब निकालो. जब व्हाइट लाइट ऑसिलेशन से बाहर निकलती है तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है पता है? 10 to the power 14 हर्ट्ज, मतलब एक इतना बोले उसके अंदर ऑसिलेशंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अपर लोअर जो ऑर्बिट होती है उसमें आना जाना कितना होता है बच्चों? 10 to the power 14 हर्ट्ज. ये होता है तब जाके व्हाइट लाइट आपको मिल सकती है, और उसमें से कलर लाइट भी फ्रीक्वेंसी के साथ में आप जोड़ सकते हैं, राइट. ये सब कुछ समझाया हर्ट्ज ने. इसीलिए तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है उसको सेकेंड इनवर्स बोलते हैं ना, उसका दूसरा नाम हर्ट्ज भी है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट का नाम. क्लियर? ओके. जैसे हर्ट्ज ने ये सब कुछ समझाया, उसके 5, 7, 10 साल के अंदर इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, जिसने बताया, वो साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट ने बताया कि आप मतलब 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर की वेवलेंथ वाले रेडिएशन उन्होंने खुद लेबोरेटरी में बनाया. ऐसा कुछ अच्छा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया होगा. देन आफ्टर वही टाइम के ऊपर मार्कोनी दूसरे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ऐसा ही रेडिएशन किलोमीटर्स दूर तक जो मतलब जाने वाला था, किलोमीटर्स दूर, तो उसको वहां पे उसने नोट डाउन भी किया. नोट डाउन का मतलब क्या होता है? लिखना नहीं माय डियर फ्रेंड्स. उसकी प्रेजेंस का कुछ डिटेक्शन किया, और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बात है वो चल पड़ी. आज तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. आप जो मोबाइल यूज करते हो, टेलीविजन देखते हो, FM रेडियो सुनते हो, वो सब के अंदर है क्या प्यारे बच्चों? वो सब के अंदर एक ही बात है, एंड ऑल दिस आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट. हमारे दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज हमारा दिमाग बरसों से, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है बरसों से चली आई है. हमारा बॉडी इतना टैकल्ड नहीं है किससे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. बहुत सारे बच्चे मोबाइल को साथ में रख के सो जाते हैं, है ना. मोबाइल दूर हो तो उनको तो मतलब कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है. तो ये इसमें से जो रेडिएशन निकलती है ना बच्चों, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है. और ये आपके दिमाग के पास रहा होगा, इधर 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 कहीं पे भी, तो वो रेडिएशन आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत डेलिकेट होते हैं और उसको डैमेज करती है. बहुत बहुत मतलब ये रेडिएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. लेकिन उसकी इफेक्ट ऐसी है ना बच्चों कि एक दिन में नहीं दिखती, 2 दिन में नहीं दिखती, सालों लगते हैं उसकी इफेक्ट को देखने के लिए. आप उसका एक्सपीरियंस भी करोगे, क्योंकि आपकी जनरेशन क्या करती है आपको मालूम है, बहुत सारा मोबाइल यूज करती है ना. थोड़ा बहुत केयरफुल रहिए आपके लिए, बिकॉज लाइफ इज योर्स. दैट मीन्स योर लाइफ इज योर्स, नॉट फॉर द अदर्स. सो टेक केयर, वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. फाइन. ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब कुछ समझाया हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए. अभी 1-2 चीजें जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी थोड़ा बहुत समझा. द वेव्स विच आर प्रोड्यूसिंग नियर टू इट. सो पहले एक्सिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, राइट, लाइक दिस. एंड द मैग्नेटिक फील्ड कम इनटू एक्सिस्टेंस आफ्टर इट. उसके बाद में उसका एक्सिस्टेंस होता है. दोनों के बीच में अगर आप देख सकते हो तो फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? π/2 जितना फेज डिफरेंस है. एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग बाय 1/r³. 1/r³ के हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड जल्दी से डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज होता है.
दिस इज द स्पार्क गैप नियर बाई इट। इफ यू आर कंसिडरिंग द कंपोनेंट विच आर वेरी फार, बहुत दूर के कंपोनेंट अगर आप कंसिडर करो ऐसे ही, सॉरी ये स्पार्क गैप यहां पर, ये दूर के कंपोनेंट अगर हम लोगों ने कंसिडर किए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स जो बताए थे ना बच्चों, वो दोनों सेम इन फेज होते हैं। सो मतलब देयर इज नो फेज एट ऑल। देखो ये जीरो तो जीरो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम, सो द फेज इज जीरो। एंड व्हाट अबाउट इट, द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग बाय 1/r। 1/r से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? बस ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी जो है वो समझना था। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये चैप्टर के मैक्सिमम सम्स उसी के साथ में रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत उसके लिए भी हम लोग समझ ले, ताकि आपको इसके बेसिस के ऊपर जो कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं, तो आपको समझ में आ सके और आप इजीली लिख सको। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं। आपके पिताजी के टाइम के ऊपर टेलीविजन था, लेकिन वो टाइम के ऊपर रेडियो भी था। तो वो जो रेडियो था ना, उसके अंदर एक एंटेना लगाया हुआ होता है। सपोज ये मैं बताऊं तो ये रेडियो होता है छोटा सा, राइट, और इसके साथ में यहां पर एक एंटेना लगा हुआ होता है। ये एंटेना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है ना, उसको एब्सॉर्ब करता है, और वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये रेडियो के अंदर से आवाज निकलती है, राइट। जैसे हम लोग एफएम रेडियो सुनते हैं, है ना, कार लेके दूर निकलते हो तब मालूम पड़ता है कि एंटेना कैसा काम करता है, राइट, फाइन। तो ये एंटेना दोनों तरीके के वेव्स के लिए बना हुआ है, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक। अगर ये एंटेना वर्टिकल है तो कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स अच्छे से मिलेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल कर दिया तो मैग्नेटिक अच्छे से मिल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ है इसके साथ में जुड़ा हुआ, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। थोड़ा बहुत जानकारी बुक में दिया है, वैसा ही मैंने आपको दे दिया है। डीप नॉलेज आपके लिए जरूरी नहीं है, सो वी आर ऑल्सो डूइंग बाय दिस, राइट। My dear friends, we are going to discuss about the nature of the electromagnetic waves, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझानी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, as you know, the electromagnetic waves are propagating in one particular direction. The electric field vectors are oscillating in one direction, and magnetic field vectors are also oscillating in the third direction. मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ओवरऑल बात ये बनती है बच्चों, देखो, this is the direction in which the wave gets propagated. This is the direction in which the electric field vectors gets oscillated. This is the direction in which the magnetic field vectors gets oscillated. मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ बच्चों के वेव जा रहा है z डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, एंड y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स है। कैसे अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। सी, the electric field vectors are oscillating in this direction, right? ऐसे उसके oscillations होते हैं। Then after, अगर उसके वेक्टर्स को दिखाया जाए तो आप ऐसे बता सकते हो। आपको ये पिक्चराइजेशन ऐसा करना है कि तीनों एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर है, ऐसा आप बता सको, राइट? आपको ऐसा लगना है और बताना भी है। Now, the magnetic field vectors are oscillating by this way. Like this. So this is the magnetic field. This one is also. ये उसके एम्पलीट्यूड के मतलब ऑसिलेशंस दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है कोई भी टाइम के ऊपर अगर आप चाहो तो। से नाउ यू कैन से दैट ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देख सकते हो, है ना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों और आगे चलते हैं कि ये वेव जा कौन सी डायरेक्शन में रहा है? z डायरेक्शन में। ये जो ब्लू लाइन से बताया है वो कौन सा वेक्टर है बच्चों? दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ब्लैक लाइन से दिखाया वो क्या है बच्चों? दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड प्रोपोगेशन इन द थर्ड डायरेक्शन, राइट। मैक्सवेल ने बताया था कि ये जो वेक्टर जा रहा है ना बच्चों, ये वेव प्रोपोगेट जो हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइक द वेव्स दैट यू स्टडीड ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर 15 ऑफ द 11th स्टैंडर्ड, राइट। क्या था इक्वेशन पता है? सो वो इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू, अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, सो आई राइट Ex
So Ex is equal to E naught. This E naught is the amplitude, right? And these are the sinusoidal waves. Sinusoidal waves, right? जैसे AC बताया था वैसे ये भी sinusoidal waves. Sin, then it is kz minus omega t. आप बोलोगे सर ये x है तो आपने z क्यों लिखा? बच्चों ये जो है ना वो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दिखाने वाला है, इसीलिए मैंने यहां पे z लिखा है, राइट? व्हाट इज k? k इज द वेव वेक्टर. व्हाट इज k? वेव वेक्टर. बताता हूं फॉर्मूला क्या होगी. सेम वे द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द y डायरेक्शन, राइट? सो इट इज इक्वल टू b नॉट इनटू sin kz minus omega t, right? So this is called equation number 1. This one is equation number 2, right? And the propagation is in the third direction, right? उससे आगे की बात करते हैं. What is k? So k is the wave vector, and as you know that k is equal to 2 pi upon lambda. What is k? K is equal to 2 pi upon lambda, isn't it? तो ये हो गया हमारे लिए वेव वेक्टर, करेक्ट? तो ये वेव वेक्टर की बात हो गई. अभी ओमेगा क्या है वो तो आपको मालूम है. ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज नथिंग बट 2 पाई न्यू. व्हाट इज E0 एंड B0? सो E0 एंड B0 आर नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ E एंड B. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर का, राइट? दूसरी एक बात बताऊं आपको, ये वेव के लिए आपके पास ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी फॉर्मूला है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के. आप ये जानते हो तो ये इजी लगेगा. डायरेक्ट ये लिखोगे तो यार ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये आपने 11th स्टैंडर्ड में ही ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया है. ओके, बताओ कैसे. अभी मैं ओमेगा एंड के की जगह पर ये वैल्यू रख देता हूं तो क्या होता है. देखो बच्चों, ओमेगा दैट इज 2 पाई न्यू, करेक्ट? एंड के इज व्हाट? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, देन इट इज सी. कैंसिल हो जाता है तो आप लिख सकते हो सी इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू. ये हो गई बात, है ना? ये तो आपका 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है ना? ओके. ना दूसरी एक बात, speed of light c is equal to, you can also give it like this, under root mu naught upon epsilon naught. This is the most important formula in the physics when it is given. जब दिया था समझाया था तब बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था. This one is permittivity of the free space. This one is permeability of the free space, right? ये कितना होता है? लाइट की स्पीड जैसा. जब लाइट की स्पीड सबसे पहले मतलब उसका मेजरमेंट किया था तब उसके बाद में ये समझाया. और इसी के ऊपर से जो हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम समझते हैं ना, उसके अंदर मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो वो डेफिनेशन इसकी स्पीड के साथ में जोड़ी गई थी. स्पीड ऑफ द लाइट के साथ में इसकी लेंथ को जोड़ दिया था और उसी के बेस के ऊपर सेकेंड की डेफिनेशन भी फिर बाद में बनाई गई. Suppose this type of waves are passing through any medium, जैसे ग्लास है, वाटर है, पैराफिन है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से ऐसे वेव्स जाते हैं, then this formula gets changed. ये फॉर्मूला थोड़ी बहुत अलग हो जाती है, and this is V is equal to 1 upon under root of mu and epsilon. This is the permittivity of the medium and this is the permeability of the medium, right? दूसरी बात, ये एनसीईआरटी की बुक जो है ना उसमें एप्लीकेशन बहुत सारी भर दी है, और ये एप्लीकेशन जब अंदर डालते हैं ना तब ये नहीं सोचते कि उसमें जो वर्ड आने वाले हैं ना वो आगे के चैप्टर में आएंगे, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स का लिखने वाला जो ऑथर होता है ना वो अलग अलग होते हैं. तो यहां पे एक और ऐसी चीज डाल दी है. क्या डाल दी है मैं बताऊंगा आपको. पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि ये जो लाइट की स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है. दैट इट इज वेरी ट्रू, वो भी सही है. पूरा यूनिवर्स जो है उसमें भी कोई एक मीडियम होता है और वो मीडियम ईथर का होता है. पहले मानते थे वो लोग. ईथर आपका केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, हां फिर से
ईथर का मतलब यहां पर कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके पास प्रॉपर्टी निल है, लेकिन वो मीडियम होता है तब लाइट मूवमेंट कर सकता है, ऐसा वो लोग मानते थे। और इसी का एक्सप्लेनेशन बहुत 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 बार, मतलब फिर बाद में तो ये लोग मानने ही लगे कि यस देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम विच इज ट्रांसपेरेंट विच हैज नो प्रॉपर्टी एट ऑल, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी है। लेकिन एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट बताया माइकलसन मोरले ने, और वो एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा कि देयर इज नथिंग लाइक अ ईथर, राइट। लेकिन इसमें एक वर्ड जो मैंने बोला ना कि जो आगे आने वाला है, वो वर्ड का नाम है पोलराइजेशन। और वो जो पोलराइजेशन के हिसाब से उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया, आप बोलोगे सर पोलराइजेशन क्या है? वही तो पोलराइजेशन आगे आने वाला है। तो मैंने जो बोला ना कि एनसीईआरटी की बुक जो है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग ऐसा कुछ होता है। आई बात समझ? तो आएगा आगे के चैप्टर के अंदर, जैसे इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तीनों वर्ड आपके लिए नए हैं, वो वहां पर आएगा तब समझाएंगे आपको। फाइन। लेकिन एक बात और जो मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम एंड दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी अदर मीडियम, राइट। यू नो वेरी वेल व्हाट, आप ये भी जानते हो mu r is equal to mu upon mu naught. So therefore this mu is equal to, you can write mu r into mu naught. Same way epsilon r is equal to epsilon upon epsilon naught. So what is epsilon? So epsilon is equal to, you can say that epsilon r into epsilon naught. ये दोनों वैल्यू अगर मैंने यहां पे रख दी, so v is equal to 1 upon under root mu की जगह पर mu r mu naught and epsilon की जगह पर epsilon r epsilon naught. Right? Now you know very well refractive index 10th standard में पढ़े हो, है ना? refractive index, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.43 समथिंग से स्टार्ट होता है, 1.65 तक जा सकता है। सो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू, कई लोग उसको म्यू भी बोलते हैं लेकिन म्यू सिंबल यूज कर लिया तो मैं n लिखता हूं। n इज इक्वल टू c अपॉन v माय डियर फ्रेंड्स। c स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो देयरफॉर दिस n इज इक्वल टू c। c की बात करते हो ना तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। v की बात करते हो तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को साथ में ले लिया, इनटू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। ये तो कैंसिल हो गया, अब ये रूट में था तो ऊपर गए, तो n इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। माय डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, फिर भी पास्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, नीट में भी एज वेल एज जेडब्ल्यू में, इसीलिए मैंने आपको समझाया। बोर्ड में तो पूछने ही वाले हैं, भले इसमें हो या ना हो। आई ना बात समझ में? ध्यान करके रख लेना है आपको सब कुछ। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ द लाइट, करेक्ट। अभी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक आगे आने वाली है, वो धीरे धीरे समझ लेते हैं, करेक्ट। तो और एक कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग समझाना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो है E by B इज इक्वल टू C। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, राइट। नंबर 3, E by B इज इक्वल टू C। बहुत सारे क्वेश्चन ये चैप्टर में इसके ऊपर से है बच्चों। E मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, B एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, द रेशियो ऑफ दिस टू विल गिव्स यू व्हाट? It is the speed of the light. Okay, the light waves are propagating in which direction? So the direction of C, so you can write that C is equal to direction, only बात कर रहा हूं, direction of electromagnetic wave is E cross B. E क्रॉस B की डायरेक्शन है, देख लो बच्चों, फर्स्ट वेक्टर E, मेरी फिंगर, दूसरा उसको रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब देख लो Z डायरेक्शन, सी हियर, दिस इज द डायरेक्शन। सो बाय दिस वे राइट हैंड स्क्रू रूल यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इट। राइट हैंड स्क्रू रूल से आप ये
फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज नथिंग बट द थर्ड वन. नंबर 4, fourth characteristic, the electromagnetic waves will produce the pressure or apply the pressure on the surface, right? और उसको momentum भी मिलता है. So it is given by P is equal to, you can say that U upon C, right? U is the energy and C is the speed of the light and P is the momentum. तो इसका momentum ये दोनों के रेशियो के हिसाब से बनता है. और चेंज इन द मोमेंटम विल प्रोड्यूस द फोर्स. तो इसके साथ में जुड़े हुए और 2-3 फॉर्मूला में लिख दो. फोर्स F इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स dp बाई dt. एंड प्रेशर लिखना है तो प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A. ये सब आपके सम्स में आने वाले, सब फॉर्मूला आपके सम्स के लिए जरूरी है. सो ध्यान रख के रख लेना है आपको, लिख भी लेना है आपको, अदरवाइज सम्स में, क्योंकि आप ये चैप्टर में कोई फॉर्मूला डेरिवेशन है ही नहीं सिवाय एक जो पहले कर दिया. ये सब स्किप पोर्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में से, तो ध्यान रख के उसको आगे बढ़ाना है. सो दिस इज नथिंग बट द मोमेंटम व्हेन इट एब्सॉर्ब द लाइट. मतलब अगर हमारे हथेली के ऊपर सनलाइट आ रही है तो यहां पे फोर्स भी लगता है, मोमेंटम भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है. करेक्ट. तो ये सब कुछ ध्यान में रखना है. कितना हो रहा है वो भी ध्यान में रखना है. साइंटिस्ट ने वो कैलकुलेट भी किया है कि कितना हो रहा है वो, राइट. ओके प्यारे बच्चों, 4 तक हम लोगों ने देख लिया है. अभी फिफ्थ वन में क्या बताना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव, मतलब प्रोपोगेशन ये डायरेक्शन में, ऑसिलेशन ये डायरेक्शन में, राइट. अभी क्या है हमारे पास? एनर्जी डेंसिटी. यू नो द फॉर्मूला ऑफ रो ई. रो ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट देन ई स्क्वायर. ऐसा रो बी का फॉर्मूला था, याद है? बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट. ये इनवर्स है ना, चैप्टर नंबर 5 में देखा हम लोगों ने. नाउ when the electromagnetic waves are propagating, there is a presence of electric field also with the magnetic field. So how can I get the total density? What is this energy density? What is this rho? This is called the energy density, मतलब total energy per unit volume. So it is nothing but rho E plus rho V, right? दोनों का एडिशन करना है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये दोनों का सिंप्लीफाई करोगे ना, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है. दोनों का सिंप्लीफिकेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहां पे कर लेता हूं आपके लिए, राइट. सो इट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर लिखना पड़ेगा आरएमएस. देन इट इज बी स्क्वायर आरएमएस अपॉन 2 म्यू नॉट. ये ई की जगह पर बी की जगह पर आरएमएस क्यों लेना पड़ा? मुझे ई की जगह पर ई आरएमएस लेना पड़ा, बी की जगह पर बी आरएमएस लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑल आर इन द साइनोसॉइडल वेव्स फॉर्म. अगर मैं ये सिर्फ ले लूं और उसका एवरेज ले लूं तो ये प्लस ये माइनस, फिनिश, 0 हो जाएगा. ये नहीं करना है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया, राइट. इफ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट C इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला इसके अंदर डाल दू. इसके अंदर साथ में इसके साथ में C आ जाएगा, राइट. और उसके बाद में मुझे C इज इक्वल टू E बाई बी भी करना पड़ेगा. 2 बातें करनी पड़ेगी. एक तो ये निकालना है, ये लाना है. C आएगा तो इसके लिए ऐसा कर देंगे, फिर सॉल्यूशन क्या आता है देख लेते हैं. So this rho is equal to, इसको नहीं कुछ करने वाले, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, नॉट स्क्वायर नहीं है, एप्सिलॉन नॉट एंड स्क्वायर आरएमएस, राइट. प्लस मैं बी स्क्वायर को तो वैसा ही रखूंगा, बी स्क्वायर, राइट, आरएमएस. अभी मेरे पास इसमें से स्क्वायर करके इसका वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना. तो मैं क्या करता हूं पता है? सी स्क्वायर कर देता हूं, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट. तो मुझे चाहिए 1 अपॉन म्यू नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर गया और सी स्क्वायर. तो ये 1 अपॉन म्यू नॉट की जगह पर मैं ये रखूं तो एप्सिलॉन नॉट, सॉरी न्यूमरेटर में आएगा, इनटू एप्सिलॉन नॉट एंड सी स्क्वायर. अभी मैं ये सी स्क्वायर की जगह पर रख दूं, यहां पर आरएमएस है बच्चों, आरएमएस एंड आरएमएस, राइट. इसकी जगह पर रख दूं तो मेरे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आरएमएस प्लस
बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन 2। एप्सिलॉन नॉट तो रहने ही वाला है, अभी वहां पे जाओ, स्क्वायर करना है उसका, तो इट इज स्क्वायर आर एम एस अपॉन बी स्क्वायर आर एम एस। अभी ये गया गायब, है ना, तो अभी इसका आंसर सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर एम एस, ये तो पहला रहेगा ही रहेगा, प्लस सेम हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज स्क्वायर आर एम एस, राइट। अभी दोनों सेम टर्म, तो आप निकाल लिए ना एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर एम एस। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर से सम है हमारे टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन में, लेकिन प्रूफ तो दिया नहीं है, कहां से लाएंगे फॉर्मूला बताइए। तो ये डिराइव किया, आप भी कर लेना, ओके। नाउ दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, ये है। अभी एनर्जी अपॉन टाइम, ओके, मैं यू रख दू, एनर्जी अपॉन टाइम, यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, इट इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। इसी के ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। अभी उसके बाद में एक और डेरिवेशन है, I इज इक्वल टू रो इंटू सी। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, I इज इक्वल टू रो इंटू सी, आप चेक कर लो, I इज व्हाट, इंटेंसिटी, तो यही है उसका फॉर्मूला। अभी उसके अंदर रो डालना है, रो मतलब ये वाला, दिस इज व्हाट, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तब जाके ये आएगा, राइट। अभी मैं रो की जगह पर ये फॉर्मूला डाल दूं तो आएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर एम एस इंटू सी। ये सब आपके ये जो चैप्टर है ना उसके एक्सरसाइज इलस्ट्रेशंस में फॉर्मूला है, ये मैं नहीं बोलता नहीं है, यही है फॉर्मूला। और एक बात, जो चैप्टर नंबर 7th में किया था, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई एम अपॉन √2, वैसे बी आर एम एस इज इक्वल टू बी एम अपॉन √2। बच्चों ये सब है, आपने वहां पर 7th में क्या किया था पता है, आई एम अपॉन √2, वी एम अपॉन √2, वी आर एम एस आई आर एम एस के लिए, सही है। तो ये सब फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये सब आपके एक्सरसाइज इलस्ट्रेशंस के जो क्वेश्चन है ना उसमें आने वाले हैं, राइट।